गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों बता दें कि कल हमने एक अपना पर्सनल नंबर जो है कि शेयर किया था आप लोगों के बीच में कि यदि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो बट इट शुड बी एजुकेशनल, तो आप लोग मुझसे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं किसी विषय में, किसी संदर्भ में। तो कई लोगों ने बात भी किया था, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपको बता दूं, इस समय सुबह का समय है, बारिश हो रही है हमारे यहाँ आजमगढ़ में, और अच्छा भी है क्योंकि कल उमस बहुत ज़्यादा थी। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज लेख इसी पर होने वाला है कि जहाँ पर पानी की आवश्यकता है, जिन क्षेत्रों, जिन राज्यों में, वहाँ पे तो गलीमत है, सही भी है प्रकृति के लिए, उस क्षेत्र के लिए। पर दोस्तों जहाँ पर मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, पर कुछ लोग बता रहे हैं ये कई दशकों पुरानी समस्याएं बनी हुई हैं। बार बार जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, जब चुनाव आता है तो वहाँ की जनता को आश्वासन देती हैं, प्रलोभन देती हैं कि बस इस बार ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इस समस्या का निदान हो जाएगा। पर दोस्तों आज की जो स्थिति मैं बता दूं बहुत ही विकट है। बाढ़ के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल में बस कुछ दिन तक विकास दुबे चला, उसके बाद अब राफेल चलेगा, चाइना चलेगा, फलाने चलेंगे, रेप चलेगा। जहाँ पर आंतरिक चीज़ें पूरी तरह से शून्य हो चुकी हैं, जहाँ पर सहयोग की ज़रूरत है, जहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं उनके समाधान की ज़रूरत है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं, राष्ट्रीय योजना कोई नहीं, जिससे दोस्तों बुरी तरह से लोग करोड़ों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कोविड-19 के बीच में ये समस्या और भी घातक हो सकती है, जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि तमाम तरह के प्रिकॉशन यू हैव टू यूज़ करना है ताकि आप लोग इससे प्रभावित ना हो। पर दोस्तों उनका क्या, जो लोग भेड़ बकरियों की तरह एक ही रास्ते में हाँके जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, इस पे आप लोगों को वार्तालाप और इस बात को उठाने की आवश्यकता है। आप फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, जो भी चलाते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे लोगों के मदद के लिए लोग आगे आएँ। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों इस चैनल में जो लोग तमाम तरह के संगठनों से जुड़े हैं। तो आपके जो संगठन का पहला उद्देश्य होता है दोस्तों, ऐसे ही बेसहारा लोगों, असहाय लोगों का मदद करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आज का उसी के ऊपर है, इसलिए हम थोड़े से व्यक्तिगत चीज़ों को बताने लगे। इसे लिखा भरत झुंझुनवाला जी ने, और जो आज का विषय है, जो कंटेंट है, वो सीखनी होगी बाढ़ संग जीने की कला। तो इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो जीवन जीने की कला इस बाढ़ के साथ जीनी पड़ेगी, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, विश्व के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस बांध के साथ तमाम अन्य बांध बनाने वाले चीन में बाढ़ ने पिछले 100 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के तमाम इलाके बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। अपने देश में भी टिहरी बांध के साथ साथ बिहार की नदियों के किनारे बांधें बनाने के बावजूद हम बाढ़ के प्रकोप से उत्तरोत्तर ग्रसित होते जा रहे हैं। हमेशा की तरह असम भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहा है। बाढ़ का मूल कारण यह है कि हम नदियों को केवल पानी लाने वाली इकाई के रूप में देखते हैं और उनके द्वारा लाई जाने वाली गाद को नज़रअंदाज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हरिद्वार से कोलकाता तक का हमारा भूखंड गंगा द्वारा लाई गई गाद से ही बना है। पहले गंगा में जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता था और अपने साथ आई गाद का फैला देता था। इसी गाद से गंगा का क्षेत्र बना। बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमने बांध और बंधे बनाए, परंतु प्रभाव उल्टा हुआ। गंगा हर वर्ष मानसून के समय कुछ गाद लाकर अपने पेट में जमा करती जाती है। पूर्व में 5 या 10 वर्ष में जब भारी बाढ़ आती थी तो वह अपने वेग से इस गाद को धकेलकर समुद्र तक पहुंचा देती थी और स्वयं को साफ कर लेती थी। भारी बाढ़ के बाद गंगा की पानी को वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और बाढ़ का असर कम हो जाता है। आपको बता दें एक चीज़ इसके माध्यम से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए बार बार एक चीज़ कहा जाता है हमारे देश के लोगों के कुछ द्वारा, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके द्वारा कहा जाता है कि जो है राष्ट्रीय धरोहर माना जाए गंगा नदी को। और सबसे बड़ी जो बात है, जितने भी बांध बने हैं पूरी तरह से बांध मुक्त किया जाए गंगा जैसी नदी को, अन्यथा ये स्थितियाँ और भी विकराल होती जाएंगी। आपको बता दें बांध की वजह से दोस्तों जो पहले पानी होता था, जो गाद का जिक्र है, गाद का मतलब मिट्टी हुआ, कचड़ा हुआ,
पहले ये क्या होता था दोस्तों, बारिश के मौसम में जो नदियों के पानी में बहाव की गति जो है बहुत तेज़ हुआ करती थी, तो ये सारे गाद को उठा के फेंक देता था। पर दोस्तों अब हज़ारों की संख्या में बांध बन जाने की वजह से इसके गति में बहुत ही, समझ रहे हैं ना, बहुत ही कह सकते हैं स्लो हो चुका है इसका गति। इस वजह से दोस्तों वो गाद को आसानी से ऊपर तक फेंक नहीं पाती है, जिस वजह से बहाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और कहीं कहीं तो ये स्थिति आ जाती है कि जहाँ पे लोग बांध बनाए हैं ऊपर की तरफ से पानी बहने लगता है, जिस वजह से दोस्तों अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। करोड़ों अरबों की जो फसलें नुकसान में चली जाती हैं, हज़ारों गांव डूब जाते हैं। पर दोस्तों सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। क्या इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा? क्या ये बिहार, असम और कुछ अन्य राज्य जो पूरी तरह से प्रभावित है इस बाढ़ से, वो ये समझ लें कि ये समस्या निरंतर बनी रहेगी, पृथ्वी पे कभी ख़त्म नहीं होने वाला। टिहरी बांध और हरिद्वार एवं नरौरा में बैराज बनाकर हमने गंगा का पानी रोक लिया। फलस्वरूप भारी बाढ़ आना अब बंद हो गई है। लगभग हर वर्ष आने वाली सामान्य किस्म की बाढ़ में जो गाद गंगा अपने पेट में जमा करती थी वो अब समुद्र तक नहीं पहुंचाई जा रही है। गंगा का पेट धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है और अब हल्की सी बाढ़ ज़्यादा विकराल हो रही है। यह हालात अनेक अन्य नदियों की भी है। एक चीज़ और, एक समस्या के बारे में हमने यहाँ पे विश्लेषण किया था कुछ समय पहले कि दोस्तों कोरोना की वजह से तमाम तरह के जो पानियों का जो कंजप्शन था, उन 3 महीनों में वो कंजप्शन नहीं हो पाया, जिस वजह से पहले की अपेक्षा तकरीबन 70% तक नदियों का जो जल स्तर था वो उतना ही बना रहा। यदि उस पानी को हम कंज्यूम कर लेते हैं, कहीं और यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो ये स्थिति इतनी जल्दी विकराल नहीं होती। पर दोस्तों 70% पहले की अपेक्षा ज़्यादा पानी नदियों में होने की वजह से स्थितियाँ विकराल हो गई हैं। और इस पर भी केंद्र सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए था कि उसके पानी को कहाँ यूटिलाइज़ किया जाए। ऐसा तो नहीं था कि नहीं, पानी आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। फरक्का बैराज ने बिहार में बाढ़ की समस्या को विकराल रूप देने का काम किया है। जल वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी पर पुल के खंभों के निर्माण से नदी के बहाव में रुकावट आ जाती है। भागलपुर में पुल के बाद तटों का कटान इसलिए हो रहा है, फरक्का बैराज के कारण गंगा का वेग कम हो रहा है। फरक्का के ऊपर वेग धीमा पड़ने से वहाँ पर गाद जमा हो रहा है, गंगा का पेटा ऊंचा हो रहा है और बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि फरक्का के कारण पटना तक गाद का जमाव बढ़ रहा है। शायद इसी कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरक्का पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए कोसियों और अन्य नदियों के किनारे बांध बनाया गया। आपको बता दें दोस्तों, यही समस्याएं, यही टिप्पणियां बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हर साल की जाती है। आप सोचिए, ये 2 महीने पहले ही एक विश्लेषण में बता दिया गया था कि यदि जो बाढ़ की समस्या पर अभी से किसी प्रकार की स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई तो बाद में कोरोना के साथ साथ ये भी एक ख़तरनाक आंतरिक प्रॉब्लम बनेगा भारत सरकार के लिए, हम भारतीयों के लिए। पर दोस्तों इस पे किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं आई। और जब जब लोग डूबते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, तब जाकर ये बड़े बड़े जो शासनाध्यक्ष नेता हैं वो उनके बयान आएंगे कि हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप कर लेते हैं तो आज ये समस्या नहीं देखने को मिलती। इसके पीछे विचार यह था कि नदी के प्रवाह को सीमित करने से बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन शीघ्र ही नदियों द्वारा लाई जा रही गाद इन बांधों के बीच जमा होने लगी। आज कई जगह नदी का पेटा अगल बगल की भूमि से कहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया। जैसे जैसे नदी का पेटा ऊंचा होता जा रहा वैसे वैसे बांध को भी ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। फलस्वरूप कई नदियाँ भूमि से ऊंचे स्तर पर बह रही हैं। नदियों पर बने बांधों के बीच का भूभाग कटोरी जैसा हो गया है और बंधे टूटने की हालत में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि नदी के ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। जो नदी बाढ़ के पानी को बहा ले जाती थी वह आज उस पानी को बहाने से रोक रही है। इससे हालात लगातार ख़राब होकर नियंत्रण से बाहर आ रहे हैं। हमें बाढ़ के साथ जीने की कला विकसित करनी पड़ेगी। 1990 के दशक में मुझे गोरखपुर की बाढ़ का अध्ययन करने का अवसर मिला था। लोगों ने बताया कि पहले गांव को ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था। बाढ़ के समय लोग गांव के अंदर सीमित हो जाते थे। पानी खेतों पर 1 मीटर ऊंचाई चादर की तरह फैलकर बहता था और शीघ्र निकल जाता था। धान की ऐसी प्रजातियां उपजाई जाती थीं जो बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती जाती थी। बाढ़ के बाद बीज को खेत में छिटक देते थे तो फसल अपने आप हो जाती थी। काजीरंगा अभयारण्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पशुओं के मृत शरीरों को बहा ले जाती
और उस क्षेत्र को साफ कर देती है। इसके साथ ही ज़मीन को पोषित करता है जिससे वहाँ वनस्पति उगती है। समुद्र में गाद हजम करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जैसे मनुष्य की भोजन की। नदियों से पर्याप्त मात्रा में गाद न मिलने पर समुद्र भूमि को निगलने लगता है। अब तक गंगा हिमालय से गाद लाकर समुद्र की भूख को पूरा कर रही थी। जिस प्रकार हरिद्वार से कोलकाता तक की भूमि को उसने पूर्व में बनाया, उसी प्रकार वह सुंदरबन को बना रही थी। लेकिन टिहरी बांध में गाद रुककर और हरिद्वार एवं नरौरा बैराज में गंगा की गाद निकालकर हमने सुंदरबन में गाद की पहुंच को कम कर दिया। आपको पता है दोस्तों, जो सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में है, दुनिया का सबसे बड़ा गाद इलाका है। डेल्टा वन आप जिसे कहते हैं, ठीक है, एक तरह से जिला टाइप का लगता है, ठीक है। अब वहाँ पे तमाम तरह की वनस्पतियाँ, फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं आजकल सुंदरबन डेल्टा का भी क्षरण हो रहा है। क्षरण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहले गाद वहाँ पर जाकर रोक दिया जाता था, आजकल रास्ते में वो अवरुद्ध करके पानी को इधर उधर अलग अगल बगल बहाने लगते हैं, जिस वजह से बाढ़ आ रही है। तो ऐसे में अब सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, जो भी समस्याएं उसके मार्ग में आ रही हैं पहले उसको दुरुस्त किया जाए, चाहे उसके लिए किसी स्तर का भी कदम उठाना पड़े। इसके कारण समुद्र देश की ज़मीन को निगल रहा है, देश का भूखंड बढ़ने के स्थान पर कटने लगा। एक तरह से टिहरी बांध और हरिद्वार एवं नरौरा बैराजों द्वारा देश की भूमि का क्षरण किया जा रहा है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक टिहरी झील 140-170 वर्ष के बीच पूरी तरह गाद से भर जाएगी। इसके बाद हमें बाढ़ के साथ जीना ही होगा। तो अभी से ऐसा क्यों न कर लें। हमें टिहरी, नरौरा, फरक्का आदि बांधों पर पुनर्विचार करना होगा। मानसून के पानी को टिहरी बांध में रोकने के स्थान पर उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में जल को संग्रहित करना होगा। हरिद्वार और नरौरा से सिंचाई करने के स्थान पर हर गांव में जल संग्रहण पर कर भूमिगत जल से सिंचाई करनी होगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में हम टिहरी की तुलना में 10 गुना पानी रख सकते हैं। हम हल्की बाढ़ से बचने के गलत उपाय करके भारी बाढ़ के शिकंजे में आ गए हैं, यानी कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। हमें खाई से निकलने का जतन करना होगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा पहले पृष्ठ में क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, भारत जैसे देश के लिए बहुत ही बोले तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राफेल जो फ्रांस में निर्मित हुआ है, तकरीबन 5 की संख्या में इस समय भारत आ रहे हैं। इस समय यूएई में हैं। तो जिस समय आप देख सकते हैं तमाम तरह के सीमाओं को लेकर, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान के, जिस प्रकार से गतिरोध बढ़ रहा है, जिस तरह से मैटर बहुत ही संवेदनशील होता जा रहा है, ऐसे में राफेल को उनके सही जगह पे तैनाती करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। फिर उसके बाद समरे की अयोध्या से जुड़ने की हर जगह 5 अगस्त को भूमि पूजन है, जिसमें आपके प्रधानमंत्री भी शरीक होंगे, बड़े बड़े शासनाध्यक्ष भी होंगे, विश्व हिंदू परिषद के भी मेन जो हैं आपके वो भी आएंगे। तो दोस्तों ऐसे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अयोध्या को पूरी तरह से एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जा सकता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, कि भविष्य में एक अलग मैसेज जाए जो तमाम तरह के देश हैं, और एक तरह से टूरिस्ट के लिए सबसे बढ़िया विकल्प तलाशें। जो भी हमारे बाहर में जो भी हिंदू आस्था रखते हैं वो लोग भी यहाँ से जुड़ें। विकास के लिए हर संभव कदम उठाने का तैयार शक्तिदास। दोस्तों आरबीआई लिखा है, भारतीय जो बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने कहा कि दोस्तों हर संभव प्रयास उठाना है हमें, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। हम देश की आर्थिक को जान देने के लिए एक नई योजना बना रहे हैं, और इस तरह की यदि योजना दिखाई दी तो दोस्तों हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बोल रहे हैं सब। 59 चीनी ऐप के बाद अब 47 करोड़ पर प्रतिबंध। आपको पता होगा दोस्तों, टिकटॉक और हेलो जैसे तमाम तरह के जो एप्लीकेशंस थे चाइनीज़, उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत सरकार विचार विमर्श कर रही है कि जो 47 क्लोन ऐप हैं, जैसे हुआ टिकटॉक लाइट, यूसी ब्राउज़र का जो लाइट होता है जो एक तरह से क्लोन होता है, तो उसको भी अब हटाने का फरमान जारी किया जा सकता है। दिल्ली में 2 माह में कोरोना के सबसे कम 613 नए केस। आप देख सकते हैं 24 घंटे में बस मात्र 613 नए केस आए हैं दिल्ली में। भूकंप भी नहीं हिला पाया ये मंदिर की नींव। जी हाँ दोस्तों, इतने प्रभावशाली तरीके से
मंदिर बनाया जाएगा राम जी का कि भूकंप भी नहीं हिला पाएगी और हज़ारों साल तक वैसे ही खड़ा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।